ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश में कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू, एक बेसिक जो सेंटेंस है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसमें वर्ब होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, इसके केसेस क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट समझ आ गया उसके बाद हम वर्ब को सीखेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब आपको समझ आ गया तो एक बेसिक सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले है सब्जेक्ट और उसके केसेस। सब्जेक्ट होता क्या है पहले वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा जो है किसी भी सेंटेंस में है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नाउन या प्रोनाउन जो परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब को। मतलब क्या है इसका? सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में हम उसको कर्ता बोलते हैं। एक सेंटेंस होता है उसमें जो ये वर्ब है ये कोई एक्शन को डिनोट करती है। हालांकि केवल एक्शन ही नहीं होता, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स में हम ये समझेंगे कि ये एक्शन है। हालांकि एक्शन के अलावा वर्ब स्टेट को भी दिखाती है। तो जो एक्शन होगा उसको करने वाला कोई होगा, तो उसको हमने बोल दिया सब्जेक्ट। अब उसको करने वाला जो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है। अब इस एक्शन को करने वाला या तो कोई पर्सन होगा, ठीक, या कोई एनिमल हो सकता है, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, वो सब हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या आता है, किसी का नाम आता है, ठीक। और किसी का नाम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रवि स्कूल जाता है, तो हम बोलेंगे रवि गोज टू स्कूल। अब जो रवि है इसकी जगह हमें कई बार क्या कर, जब ये एक सेंटेंस में ये दो बार आ जाए तो हम बार बार किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि अब मैं रवि के लिए ही बोलूँगा अगले सेंटेंस में, रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है और रवि 5 बजे उठता है, तो ही वेक्स अप। तो हम क्या करते हैं ही। सो कहने का मतलब क्या है कि जो ये एक्शन होता है इसको करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, या उस किसी का नाम हो सकता है, या उस नाम के बदले जो हम शब्द यूज़ करते हैं। तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में वो नाउन या प्रोनाउन होगा दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो वर्ब है उसके एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब हम चलेंगे इसे केसेस पे। सब्जेक्ट के केसेस क्या होते हैं? आप ही लोगों की लाइव वीडियोस ताकि आप उससे प्रिपरेशन कर सके और जीपी रेटिंग के यही 6 कॉलेजेस ज्वाइन कर सकें, क्योंकि फ्रॉड से बचना है और लाखों रुपए एजेंट को नहीं देने हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी हो रही है या खुद से नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अभी के अभी SMVD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए या उनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग लीजिए ताकि सही तरीके से इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकें। और हाँ, हमारी बुक भी चल रही है जीपी रेटिंग की, आप ये बुक भी बाय कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना हमें कि सब्जेक्ट के केसेस क्या होते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत बेसिक पार्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब समझते हैं कैसे, देखिए। मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगी। अब ये जो वर्ब है ये तो है एक्शन। हालांकि ये स्टेट भी होती है, किसी की अवस्था भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्शन ही होगा, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक एक्शन है। अब इस एक्शन को जो परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। और ये सब्जेक्ट जैसे कि आपको बताया किसी का नाम हो सकता है, और उस नाम के बदले जो हम शब्द यूज़ करेंगे, यानी कि नाम, किसी के नाम को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जो कि आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के टाइप्स और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे। और उस नाम के बदले जो हमने यूज़ किया वो है प्रोनाउन। तो एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो है सब्जेक्ट।
और जो इस एक्शन को रिसीव करेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये एक्शन आगे ट्रांसफ़र हुआ और हमारे पास जिसने ये ट्रांसफ़र किया है वो है यहाँ पे, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, अगर वस्तु होगी तो वर्ड का रिप्लाई करेगी, और अगर कोई पर्सन होगा तो वो whom का रिप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पे क्या और किसको, ये दोनों अगर आंसर आ रहे हैं तो ये वर्ब के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, रिसीव करने वाला, और हमारा सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर मतलब कर्ता, कार्य करने वाले। तो इस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो उसको रिसीव कर रहा है वो गया ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट के केसेस देख रहे हैं, क्या क्या केसेस होते हैं, मतलब कितनी क्या केसेस का मतलब यहाँ पे फॉर्म्स है। एक सब्जेक्ट जो है किन फॉर्म्स में आ सकता है, और जब मैं केसेस की बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ नाउन और प्रोनाउन के केसेस की, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। ठीक, वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। यानी एक नाउन और एक प्रोनाउन का जो काम होता है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो एक्शन को कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे सब्जेक्ट, अगर वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो अब हम चलते हैं केसेस ऑफ सब्जेक्ट की तरफ। तो केसेस ऑफ सब्जेक्ट में, केसेस ऑफ सब्जेक्ट में जो हम बात कर रहे थे, केसेस ऑफ सब्जेक्ट, तो केस ऑफ सब्जेक्ट में हम बात करेंगे नाउन और प्रोनाउन के केसेस की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे केस दे रखा है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, फिर है पजेसिव केस और फिर रिफ्लेक्सिव केस। क्विकली हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होते क्या है। चलिए, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं इसको। ये जो सब्जेक्टिव केस है इसको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस भी। क्यों बोलते हैं? अगर जैसे ये सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए इस एक्शन का, ये जो वर्ब है इस एक्शन का सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको हमेशा यहाँ से पिक करने हैं। अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपको ये वाले केस यूज़ करने हैं। फिर पहले इन दो को स्टडी करते हैं, फिर इस पे आते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया सब्जेक्ट परफॉर्म करने वाला केस, एक्शन को परफॉर्म करने वाला केस ये है, एक्शन को रिसीव करने वाला केस ये है। मान लो अब एक सेंटेंस लिखते हैं, हमें लिखना है मैंने उसको मदद की। अब मैंने मदद की है तो मैं लिखूंगा आई, उसके बाद आएगी यहाँ पे वर्ब, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग आपके लिए। चलिए, अगर माना यहाँ पे मैंने कहा मैंने उसकी मदद की, तो आई आएगा सब्जेक्ट, और हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं हेल्प, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेल्प्ड। उसको मदद की है तो हिम आ जाएगा, अगर मेल है तो हिम, और अगर फीमेल होगी तो हर। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि उसने मुझे मदद की, अब मैं रिसीविंग एंड पे हूँ। पहले वाला केस में क्या था कि मैं जो है परफॉर्मिंग एंड पे था, तो मैंने बोल दिया आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसने मदद की है, तो उसने मदद की है तो मैं बोलूँगा ही, और हेल्प्ड, और अब मी हो जाएगा। तो ये दो सेंटेंस में देखो, यहाँ पे आई यूज़ किया है मैंने क्योंकि मैं एक्शन रिसीव कर रहा, परफॉर्म कर रहा था, और इस दूसरे केस में मैंने मी यूज़ किया है क्योंकि मैं एक्शन को रिसीव कर रहा था। तो अब इसमें गलती कहाँ पे होती है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझते हैं। मान लो आपके पास आ गया he and me will go to market, यहीं तक कर देते हैं बस, क्योंकि मेन हमारे यहीं पे है, he and me will go। अब यहाँ पे देखो गो क्या, ये एक्शन है, अब ये देखना है कि एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है। तो परफॉर्म करने वाले दो लोग हैं, एंड का मतलब इंग्लिश में प्लस होता है, तो दो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो ही परफॉर्म कर रहा है और दूसरा मैंने यहाँ पे मी लिख दिया। अब क्योंकि
ये मी और ही दोनों ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब यहाँ पे मी गलत हो गया, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा ही एंड आई। इसी तरीके से मैंने लिखा कहीं, मैंने बोला आई हेल्प्ड। अब ये वर्ब होगी, ये इसका डूअर हो गया तो सब्जेक्टिव केस हो गया। अब इसके बाद मैंने किसको मदद की, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो सब के सब ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। मतलब कैसे, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा आई हेल्प। अगर ही का लिखना है तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। और अगर दे लिखना है तो दे का हो जाएगा देम। दे वे का ऑब्जेक्ट हो गया देम। ठीक, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, शी का हो जाता है हर। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम सब्जेक्ट हमें चाहिए तो हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, यानी एक्शन परफॉर्म करने वाला। और अगर हमें एक्शन को रिसीव करने वाला चाहिए तो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से समझते हैं कि सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम यहाँ से पिक करेंगे। अब मैंने बोला 2 लोग जा रहे हैं, अगर मैं भी जा रहा हूँ और तुम भी जा रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, यू एंड आई हो जाएगा। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा मी एंड हर। जैसे उसने मेरी मदद की और उसकी मदद की, तो हम बोलेंगे ही हेल्प्ड। सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्प्ड आएगा, उसके बाद आएगा मी एंड हर। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला केस है पजेसिव केस। अब ये ध्यान आपने रखना है कि जो हमारा कोई पर्सन होता है, उसका किसी पर्सन का नाम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। ठीक, ऐसे हो जाएगा रवि हेल्प्ड मी, अगर रवि ने मेरी मदद की है। ठीक, और आई हेल्प्ड रवि, तो दोनों ही केसेस में हम रवि ही यूज़ करेंगे, जब रवि सब्जेक्ट है तब भी और जब ऑब्जेक्ट है तब भी। ठीक, अब तीसरा केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है पजेसिव केस। पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को ओन करना, ओनरशिप के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला केस। किसी नाउन के ऊपर आपका पोजेशन है, यानी अधिकार है, तो वो दिखाना है। तो जनरली जो पर्सन होता है, तो पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी और एस। मान लो कोई कार है, अब इस कार के ऊपर मुझे पोजेशन दिखाना है, तो कार के ऊपर पोजेशन दिखाने के लिए कोई पर्सन है तो हम बोलेंगे रवि है तो हम बोलेंगे रवि इस कार, रवि कार नहीं होगा। ठीक, रवि इस कार हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कोई फीमेल कैरेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे, शीतल का हो जाएगा शीतल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, आई का पजेसिव केस माई भी होता है, माइन भी होता है। वी का अवर भी होता है, अवर्स भी होता है। यू का योर भी होता है, योर्स भी होता है। ही का हिज, और ही के 2 केसेस सेम ही रहते हैं, हिज। और शी का हर भी होता है, हर्स भी होता है। दे का देर भी होता है, दैट्स भी होता है। और इट का होता है इट्स, ये ध्यान रखना, ITS। ठीक, अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कहाँ गलतियाँ होती हैं फिर आपको वो समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम बोलेंगे कि अभी हम आई की बात करते हैं, आज सबके दो केसेस हैं। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपना काम किया, सो आई डिड। अब आई का जो पजेसिव केस है, यहाँ वर्क है। अब इस वर्क के ऊपर मुझे पोजेशन दिखाना है आई का, तो यहाँ पे माई आएगा या माइन आएगा, क्योंकि इसके तो 2 केसेस हैं, माई और माइन। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे इस तरफ जो लिखे हुए हैं, इसमें दो पजेसिव केसेस हैं। एक तो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये होते हैं डिटर्मिनर्स। इंग्लिश में डिटर्मिनर्स होते हैं जो एक नाउन से पहले आके उसके बारे में कुछ बताते हैं। ये नाउन एक नाउन होता है, नाउन होता है किसी का नाम, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। तो उस नाउन से ठीक पहले आके उस नाउन के बारे में बताते हैं कि ये अननोन है कि नोन है, या इसके ऊपर किसका पोजेशन है, अभी 2 ही चीज़ें, या इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो होता है डिटर्मिनर।
जिनको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अभी आप एडजेक्टिव ही मानो इनको। सो देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे कोई नाउन लिखा, कार लिख दिया। अब इस कार के ऊपर पोजेशन दिखा रहा हूँ मैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा माई कार, अगर आई का दिखाना है। अगर ही का है तो ही का पॉजेसिव केस होगा हिज। ये होते हैं एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव जो नाउन के साथ आएंगे होते ये डिटर्मिनर हैं, पर अभी आप इनको एडजेक्टिव समझो। जैसे हम बोलते हैं गुड कार, बैड कार, कंफर्टेबल कार, चीप कार, तो गुड बैड रेड कार, वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। कार के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो ये कार के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है माई कार। तो ये वाले तो हैं एडजेक्टिव, यानी इनके बाद नाउन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देयर कार, हर कार, हिज कार, योर कार, आवर कार। लेकिन जो ये साइड वाले हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये होते हैं प्रोनाउंस। इनको मैं पी लिख रहा हूँ प्रोनाउन, और इधर वालों को मैं ए लिखता हूँ एडजेक्टिव्स। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एडजेक्टिव्स हैं और राइट हैंड साइड वाले जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन होता है नाउन की जगह यूज किया जाने वाला शब्द। सो प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, यानी इनके साथ नाउन नहीं आ सकता। बस इतना ध्यान रखना, इनके साथ नाउन आएगा, इनके साथ नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिड माई वर्क, तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई डिड, यहाँ पे लिखा मैंने माई इसलिए लिखा है क्योंकि माई क्या है, एडजेक्टिव है, ये इस वर्क के बारे में कुछ बताएगा। अच्छा, मैंने बोलना है मैंने अपना काम किया, उसने अपना काम किया, और उन्होंने अपना काम किया। दे डिड, अब मैंने बोला उन्होंने अपना काम किया, तो यहाँ पे दो तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ। या तो मैं बोल सकता हूँ दे डिड, दे का पॉजेसिव केस, दे का होता है देयर और देयर्स दोनों ही हैं दोनों ही, पर हम यहाँ पे जो है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करना है वर्क को, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर वर्क। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, दे डिड देयर वर्क की जगह मैं बोल दूंगा देयर्स। अब ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, होता क्या है देखो, आई डिड माई वर्क, दे डिड, एक ही सेंटेंस के अंदर जब हम एक बार में मैंने बोला मैंने अपना काम किया, अब उसके बाद में फिर से वर्क जो नाउन है उसको मुझे रिपीट नहीं करना है। तो उसको रिपीट नहीं करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि आपको एक प्रोनाउन लेके आना होता है जो कि उस नाउन को रिप्लेस कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो कि साथ में पोजेशन भी दिखाए, जो पोजेसिव केस का प्रोनाउन हो, तो वो होता है देयर्स। तो दे डिड देयर्स, आई डिड माई वर्क, दे डिड देयर्स, इट इज माई हाउस, दैट इज देयर, वो उनका घर, देयर्स हाउस। या तो बोलो देयर हाउस या देयर्स बोलो। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि आपको अगर आपको नाउन के साथ लिखना है पोजेशन, तो आप जो है ये वाला केस यूज़ करोगे, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। और अगर आपको जो है बिना नाउन के, नाउन नहीं बोलना, मतलब वो चीज़ नहीं बतानी जिसके ऊपर आपको अधिकार दिखाना है, तो आप ये वाला केस यूज़ करोगे। ठीक, अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी केस देखते हैं। आखिरी केस होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस ये बना है रिफ्लेक्शन से, जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो, आप अपने आप को ही देखते हो। तो जब कोई एक्शन ऐसा हुआ है कि जिसने उस एक्शन को किया है उसी ने रिसीव भी किया है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कि जैसे मैंने बोला ही हेल्प्ड, उसने मदद की, ये एक्शन हो गया, ये हो गया एक्शन यानी वर्ब। इस वर्ब को जो जिसने परफॉर्म किया वो हो गया सब्जेक्ट, ये तो डूअर हो गया। अब उसने अपनी, अगर उसने मेरी मदद की तो मैं अपने लिए, मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। लेकिन क्या हो कि ये जो हेल्प है, ये जो वर्ब है, ये वापस उसी पे आ जाए, रिफ्लेक्ट होके जिसने एक्शन किया उसी पे आ जाए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ही हेल्प्ड, हिम ना बोल के हमें बोलना पड़ेगा हिमसेल्फ। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव केस होता है, जो हमारा चौथा वाला जो केस है, वो होता है जब हमने क्या करना है कि जो एक्शन है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो सब्जेक्ट है, रिसीवर भी वही है, यानी डूअर भी वही है, रिसीवर भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो आप यूज़ करोगे रिफ्लेक्सिव केस। ठीक, जैसे देखो शीतल, अच्छा यहाँ पे हरसेल्फ होना था, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर हो गया ये, हरसेल्फ, ये मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये गलत हो गया, शीतल का तो हरसेल्फ ही हो गया ना। अच्छा देखिए, आई का होगा माई सेल्फ, वी का हो गया आवर सेल्फ, यू जो है, यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो मैंने सेल्फ लिखा है, अवर के साथ अवर सेल्फ किया है, क्योंकि अवर जो होता है, वी जो होता है 1+ होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तभी हम वी बोल पाएंगे, और एक से ज़्यादा इंग्लिश में होता है प्लूरल बनाने के लिए जब ये एफ, आपको एफ वर्ड दिख जाए तो हम उस एफ को हटा के वी एस कर देते हैं, जो कि आगे इसमें हम नाउन एंड नंबर में ये चीज़ देखेंगे कि एफ या एफ ही जब आता है एंड में, किसी वर्ड की एंडिंग एफ या एफ ही से होती है, तो हम उसको जो है हटा के एफ ही को हटा के वी एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, वो हम आगे समझेंगे। जैसे बॉय का तो बॉयज़ होता है, लेकिन अगर कहीं पर नाइफ लिखा है, नाइफ, तो नाइफ का ये एफ ही हट जाएगा, नाइव्स हो जाएगा, एक नाइफ, एक चाकू, और एक से ज़्यादा के लिए हम करेंगे नाइफ्स कर देंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वी का हमने करा है अवर सेल्स, और जो दे है ये भी एक से ज़्यादा होगा तो हमने यहाँ कर दिया देम सेल्व्स। अब जो यू होता है, यू असल में हम एक के लिए भी यूज़ करते हैं और एक 1+ के लिए भी। जैसे मान लो मुझे एक को बोलना है, किसी एक को बोलना है कि आप जा सकते हो, तो मैं बोलूँगा यू मे गो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तब भी मैं बोल सकता हूँ यू मे गो नाउ। एक से ज़्यादा के लिए हम यू का यूज़ कर, यू का यूज़ सिर्फ एक के लिए नहीं होता, एक से ज़्यादा के लिए भी हो जाता है इंग्लिश में। तो इसीलिए जब यू एक पर्सन को हम बोल रहे होंगे तो फिर हमें योर सेल्फ बोलना पड़ेगा, उसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा। ठीक, और अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम योर सेल्फ बोलेंगे। जैसे मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं और मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ेगा यू शुड डू, मुझे बोलना है कि तुम्हें खुद को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, यू शुड प्रिपेयर किसको करना है, खुद को ही करना है, तो यू का करना भी उन्होंने ही है और खुद को करना है, तो हो जाएगा यू शुड प्रिपेयर योर सेल्व्स, ना कि योर सेल्फ, क्योंकि वो एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यू के ये दोनों केस होते हैं। अच्छा, अब जो आखिरी के था इट का जो यूज़ होता है वो हम असल में नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए करते हैं। एनिमल्स और नॉन लिविंग का अगर आपको इनके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे, और इसके केसेस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, पजेसिव केस का होता है ITS इट्स, और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है इटसेल्फ। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इट है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो मैंने यहाँ पे लिखा द डॉग इज ईटिंग। डॉग है एनिमल, ठीक है। एनिमल या नॉन लिविंग के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो इट का यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ही लिखा, अगर मैं बोलता ही इज़ ईटिंग, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा ही इज़ ईटिंग, ही के लिए आ जाएगा हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। लेकिन द डॉग इज़ ईटिंग, डॉग अपना जो फूड है वो खा रहा है, तो हम बोलेंगे द डॉग इज़ ईटिंग हिज नहीं बोल सकते, हर नहीं बोलेंगे। ग्रामेटिकली होगा ITS बिना एपोस्ट्रोफी एस के। कुछ लोग यहाँ पे इट्स लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। इट्स शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ और इट हैज़ की, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे। इट हैज़, और इसके दो मतलब होते हैं, इट इज़। लेकिन यहाँ पे पोजेशन दिखाना है, तो द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, हम ऐसे बोलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हिज हर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। तो जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट का, और इसके केसेस क्या होते हैं। इसके केसेस होंगे, इसका जो सब्जेक्टिव केस इट है
ऑब्जेक्टिव केस इसका इट रहता है, और इसका पजेसिव केस हो जाएगा इट्स, और इसका रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ। जैसे बोलना है कि जो बिल्ली ने खुद को चोट पहुंचा दी, सो द कैट हर्ट, हर्ट की सेकंड फॉर्म हर्ट ही होती है, इटसेल्फ, द कैट हर्ट इटसेल्फ। ठीक, ये होगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, जिसमें आप जो है खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब होता है सब्जेक्ट और उसका नंबर। एक सब्जेक्ट है, उसका नंबर देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट जनरली हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल। अगर एक को रेफर करता है कोई, वो सिंगुलर हो गया, एक से ज़्यादा को जो करेगा वो हो जाएगा प्लूरल। अब हमें यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट, और यहाँ मैंने उसका नंबर लिखा है कि सिंगुलर है या प्लूरल, यानी एक को वो रिप्रेजेंट एक को कर रहा है या एक से ज़्यादा को कर रहा है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट में क्या है कि अगर वर्ब हमारी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब सिंगुलर नहीं रहेगी। फिर वर्ब सिंगुलर का मतलब है जितनी भी एस या ई एस वाली फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो सिंगुलर फॉर्म होती हैं। यानी कि गो का गोज, हैव और हैज़ में से हैज़, डू डज में से डज, इज एम आर में से इज, वज वर में से वॉज। तो हर एक वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है एस ई एस वाली। तो वो सिंगुलर फॉर्म कब आएगी? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब हमारी जो है सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहेगी, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म जो इसकी, जिसको प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, आई होता है सिंगुलर, वी प्लूरल होता है, तो जो प्लूरल होगा उसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब इस पीडीएफ में थोड़ा सा कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब होता है 1+। इंग्लिश में सिंगुलर तो हो गया 1 और प्लूरल का मतलब हो गया 1+। एक में अगर कुछ भी ऐड हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा प्लूरल। ठीक, तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो जो प्लूरल है उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे यू, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, बट ये वर्ब इसके साथ कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, यू वाला केस ऐसा है, उसमें जैसे बताया आपको कि एक के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल होगी। यानी यू गोज, यू हैज़, यू डज, यू इज़, यू वॉज कभी भी नहीं होगा। ठीक, चलिए, ही, शी, इट और किसी का नाम, ये तो सिंगुलर होता है। अब क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। बस ये है सब्जेक्ट का नंबर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और इनके अभी हमने केसेस पढ़े हैं, तो उसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि अब हमें ये भी एक चीज़ देखनी होती है इंग्लिश में कि जो ये सब्जेक्ट है इनका ना, इनके पर्सन होते हैं। इनके पर्सन का मतलब क्या है? इनको ऐसे डिवाइड किया जाता है कि इनमें से कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है और किसके बारे में बात हो रही है। उसके आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। तो 3 कैटेगरीज हैं। जो आई और वी होते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये होता है फर्स्ट पर्सन। अब ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम प्रोनाउन में देखेंगे। यू होता है लिसनर होता है, ये दोनों के दोनों स्पीकर होते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन स्पीकर। और यू होता है लिसनर, सुनने वाला, तो सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है थर्ड पर्सन। तो यानी कि हमारा जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक जो कॉन्वर्सेशन है उसका टॉपिक क्या है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो आई और वी हो गए फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और किसी का नाम हो गया थर्ड पर्सन। ठीक, तो ये था तो हमारा बेसिक